क्राइटेरिया रखा है वैसे ही हम इस वीडियो को जानेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से। तो सबसे पहले केस स्टडी मेथड क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसे प्रयोग में कैसे लाया जाता है, इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं। ऐसे ही क्राइटेरिया हमने पिछली वीडियोस में फ़ॉलो किया था, तो आज हम इसे भी ऐसे ही क्राइटेरिया में फ़ॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ में ही एक घंटी का निशान है। अगर आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी पाना चाहते हैं तो इसे क्लिक कर दीजिए और साथ ही मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। चलिए इस वीडियो को भी आज ख़त्म कर लेते हैं। तो केस स्टडी मेथड क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। केस स्टडी मेथड को मैंने पहले भी बताया, व्यक्तिगत अध्ययन विधि। व्यक्तिगत अध्ययन विधि, अगर हम इसको इंग्लिश में जो इनके वर्ड्स है केस स्टडी, इसको लेके चलें तो आपके मन में कुछ विचार आ रहे होंगे। केस और स्टडी, किसी भी केस का अध्ययन करना, ये व्यक्तिगत अध्ययन कहलाता है। तो एक बार जान लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। केस शब्द ऐसे व्यक्ति या विषय के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी छानबीन की जाती है। ठीक है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स करते हैं, अपना कोई भी केस होता है और उसकी छानबीन होती है, वैसे ही ये होता है। ठीक है, जिसका निरीक्षण किया जाता है, जिसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ठीक है, ताकि उसको समस्यात्मक परिस्थिति में से निकालने में उसकी सहायता की जा सके। कोई भी अगर उसको परेशानी है, उसमें से उसे बाहर निकालने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे और आते हैं, फिर क्या लिखा है। शिक्षा और मनोविज्ञान के केस शब्द इसी भाव में प्रयुक्त किया जा सकता है, एजुकेशन और साइकोलॉजी के फील्ड में। ठीक है, ऐसे ही ये प्रयुक्त होता है इसी फीलिंग के साथ। ठीक है, यहाँ डॉक्टर के रोगी और वकील के मुवक्किल की भांति ऐसे व्यक्ति का जो किसी शैक्षिक या मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रस्त होता है, केस समझा जाता है। अगर डॉक्टर का पेशेंट हो या फिर वकील का मुवक्किल हो, है ना, तो उसे भी केस समझा ही जाता है। ठीक है, अलग अलग फील्ड्स में केस को अलग अलग रूप में जाना जाता है, इसके बारे में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उसका उस समस्या के संबंध में अच्छी प्रकार से अध्ययन किया जाता है। मतलब हर चीज़ को देखा जाता है, चाहे वो भूतकाल हो चाहे वो वर्तमान काल हो, हर प्रकार से उसका अध्ययन किया जाता है। एक तरह से बोलते हैं ना कि हम डीप स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा ही मान लीजिए। ठीक है, ऐसे अध्ययन को जिसमें उसका बीता इतिहास, नोटिस करिएगा इसमें, ऐसे अध्ययन को जिसमें उसका बीता इतिहास, वर्तमान परिस्थिति और भविष्य की संभावनाएं व्यक्त होती है, प्रायः व्यक्तिगत अध्ययन कहा जाता है। ऐसी स्टडी जिसमें उसका भूतकाल देखा जाता है, वर्तमान काल देखा जाता है, या कोई भी इतिहास, कोई भी परिस्थिति हो, वो किस में था, किस में होगा या किस में है, किसी भी परिस्थिति में वो इसमें व्यक्त की जाती है, इसको व्यक्तिगत अध्ययन बोला जाता है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है। ना समझ आए तो बिना हेजिटेट हुए आप कमेंटिंग कर सकते हैं। तो अब हम इसकी पढ़ लेते हैं एक बार, परिभाषा क्या है। ठीक है, तो परिभाषा में लिखा है, व्यक्तिगत अध्ययन विधि व्यवहार अध्ययन की वह विधि है, बिहेवियरल स्टडी का वह मेथड है जिसमें किसी एक व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति ले लिया, उसका व्यक्तिगत रूप से, उसका जो पर्सनैलिटी है उसके रूप से, उसके समग्र रूप में, मतलब सारे कॉन्टेक्स्ट में, उसी के परिवेश में जहाँ पर भी वो रह रहा है, कौन सी स्थिति है, जिसमें भी वो स्थिति, जिस भी स्थिति में वो है, उसमें भली भांति अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ताकि उसके व्यवहार और व्यक्तिगत के सभी पक्षों का सर्वांग चित्रण और स्पष्टीकरण संभव हो सके। देखो, अब हर किसी, एक पुलिस ऑफिसर का ही केस ले लेते हैं, जैसे वो कोई भी केस आया, वो उस केस की छानबीन करते हैं। केस की छानबीन में कई लोगों से मदद ली जाती है,
उस इंसान पर भी निगरानी रखी जाती है जिस पर उसको शक हो, ठीक है। और फिर बाद में जब केस सॉल्व हो जाता है तो पूरी एक रिपोर्ट बनकर सामने आती है ना, और फिर जजमेंट पास किया जाता है। तो ऐसा ही इसमें होता है। पहले क्या करते हैं, व्यक्ति लेते हैं, मतलब जिस भी व्यक्ति का केस स्टडी करना होता है वो व्यक्ति आया, ठीक है। फिर उसी व्यक्ति के बिहेवियरल स्टडी होती है जिसमें उसके पर्सनैलिटी, जो भी जितने भी करैक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर बोला जाए सभी रूपों में उसका अध्ययन किया जाता है कि उसके वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या हो सकता है इसके साथ, ठीक है, और भूतकाल में क्या होता आया है उस सब के बारे में, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं। और फिर सभी चीज़ों को देखकर एक स्पष्टीकरण जो हमारे सामने आता है एज अ काउंसलर, वो हम एक रिपोर्ट में लिखते हैं। केस एनालिसिस होता है ना, वैसे ही, ठीक है। तो सभी पक्षों को सर्वांग चित्रण सभी रूपों में देखा जाता है, चित्रण किया जाता है, और स्पष्टीकरण भी उसका संभव हो सके, जो भी प्रॉब्लम है उसको सुलझाया जा सके। समस्या की पहचान भी हो जाएगी अगर हम सभी पक्षों को लेकर चलें, और समस्या की पहचान कर उसे हम एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प कर सकते हैं। जहाँ भी उसे परेशानी आ रही है उसे हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जो ये स्टडी है ये 2 पर्पस के लिए होती है, ठीक है। तो एक जो पर्पस है हमारा, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो भी कहें, तो वो है व्यवहारात्मक समस्याओं का निदान और उपचार। जो भी इंसान को या बच्चे को, जो भी हमारा केस है, उसकी जो भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं उसका निदान किया जाए, ठीक है, हटा दिया जाए, ख़त्म की जाए, और अगर ख़त्म नहीं हो रही है तो साथ साथ उसका उपचार किया जाए, ठीक है। किसी व्यक्ति का कोई एक या दूसरी समायोजन समस्याएं होती हैं, जैसे शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि। उनकी समस्या की प्रकृति और सीमा, समस्या के कारणों का निदान और पता लगाए कारणों का उपचारात्मक कार्य करने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत अध्ययन में अब किसी को कोई बीमारी है, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उस इंसान के बारे में जानेंगे। इंसान के बारे में जानने के लिए आपको जो उससे ज़्यादा संबंध रखता है व्यक्ति से, उससे आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। और हो सकता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो वो प्रॉब्लम कब से आ रही है, तो कब से आ रही है मतलब हो सकता है बच्चे को जन्म के दौरान ही वो, जन्म के बाद प्रॉब्लम हो जाए, या जन्म के दौरान ही वो प्रॉब्लम हो, है ना। तो हम इसमें भूतकाल भी पढ़ लिया, और फिर भविष्य में हो सकता है कि ये परेशानी आगे भी हो। तो ऐसे ही उपचार हमारे को करने पड़ते हैं, या फिर हम उसका निदान भी निकालेंगे, ठीक है। इसलिए ये अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अधिक अच्छा मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी केस आया है एज अ काउंसलर आपके पास, तो आप उस चीज़ को, जो भी प्रॉब्लम है बच्चे में, उसे सुलझाने के लिए या उपचार करने के लिए, निदान करने के लिए उसका अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों अच्छी भली भांति होंगी इसमें, है ना। तो यही दे रखा है कि अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए और अच्छा परामर्श देने के लिए, मार्गदर्शन, गाइडेंस, परामर्श, काउंसलिंग देने के लिए दोनों ये डीप स्टडी यानी कि केस स्टडी मेथड किया जाता है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। प्रयोजक को शैक्षिक, व्यावसायिक, ठीक है, और निजी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अब शैक्षिक में आप देख सकते हैं कि 10th के बाद ही हमारे को 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, इसे चुनने में भी बहुत परेशानी होती है। व्यावसायिक, कौन सा करियर बनाना है, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके क्या स्कोप्स हैं, हम ये लिखा है। और जो निजी मार्गदर्शन है, अपनी जो निजी जो ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम होती है उनको सुलझाने में भी परेशानी होती है, तो इसमें मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है ना, ताकि उनका उचित समायोजन हो सके, ताकि हम उसके साथ बिल्कुल अडेप्टेशन बिठा सकें और उनका अपना घर
ताकि उनका अपना घर, स्कूल या भावी जीवन में अधिक अच्छा विकास हो सके, है ना, ताकि जो है बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अपने सभी चरण की ज़िंदगी में या कहे तो पूरे जीवन में एक अच्छा जीवन बिताए, ठीक है, और उसका विकास भी हो सके। नेक्स्ट पर चलते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग। अब इस विधि को कैसे प्रयोग में लाया जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें ही पढ़ते हैं क्या लिखा है। इस विधि को प्रयोग में लाने के लिए सबसे पहले उस बालक के साथ आत्मीयता एवं घनिष्ठता बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। कोई भी केस हमारे पास आता है तो आप सबसे पहले उससे ये तो नहीं पूछेंगे ना कि आपको प्रॉब्लम क्या है, सीधा सीधा बोलो, है ना। तो ये तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा। व्यक्ति जब भी अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू करता है, जब उस सामने वाले को महसूस हुआ हो कि यार इसमें कुछ बात है, इसको बता देना चाहिए, या ये थोड़ा सा क्लोज हो गया है इसलिए हमें बता देना चाहिए। आप भी उन लोगों को अपनी परेशानी बताते हैं जो फ्रेंड्स हैं आपकी, या फिर पेरेंट्स हैं, या फिर आपकी कोई बड़ी सिस्टर है या बड़ा भाई है, उन्हीं को आप ऐसे प्रॉब्लम्स बताते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो भी आपका केस है उसके साथ आप आत्मीयता बिठाएं, रैपो बिल्डिंग करें, ताकि वो आपको ऐसा लगे कि वो स्ट्रेंजर नहीं है, वो ऐसा सोचे कि आप स्ट्रेंजर नहीं हैं, एक फ्रेंड हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं आपसे, इसलिए, ठीक है। तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिसका व्यक्तिगत अध्ययन करने का लक्ष्य सामने होता है। यह तो स्पष्ट है कि ऐसा अध्ययन बालक के व्यवहार को ठीक रूप से जानने संबंधी कारणों का पता लगाने, फिर उसे उचित संभव, तो जैसे जैसे आप आत्मीयता और घनिष्ठता बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे हो सकता है कि बालक आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताने लगे, या फिर आप जितना भी केस के साथ टाइम बिताएंगे आपको खुद ब खुद वो प्रॉब्लम दिखने लग जाए, ठीक है, और फिर आप उसको ठीक रूप से जानने लगेंगे, ठीक है, और फिर जो भी प्रॉब्लम है आपने पता लगा ली, और फिर जो इसके रिलेटेड परामर्श है या फिर काउंसलिंग जो सहायता हो सकती है वो आप उसको देंगे, ठीक है। इस अध्ययन में हमें बालक को उसका संपूर्ण रूप से जानना होता है, मतलब सभी क्षेत्रों में बालक के बारे में हमें जानना होता है, उसके भूत वर्तमान की जानकारी लेनी होती है तथा संपूर्ण परिवेश के परिप्रेक्ष्य में ही उसके व्यवहार को परखना होता है। जो भी सिचुएशन वहाँ है उसका उस ही परसेप्शन लेते हुए उसके व्यवहार को हमें जानना होता है, ठीक है। इस प्रकार यह अध्ययन बहुत गहन और गंभीर होता है, क्योंकि जो भी केस है उसके भूतकाल की भी जानकारी लेनी होती है और वर्तमान की भी जानकारी होती है। जो इतिहास में उसके साथ घट रखा है उसकी जानकारी भी लेनी होती है, और जिससे वो अभी जूझ रहा है उसकी भी जानकारी लेनी होती है। इसलिए इस विधि में थोड़ा टाइम, या हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लगता है, ठीक है। थोड़ा टाइम तो नहीं कह सकते, ज़्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि सारी जानकारियाँ इकट्ठा करना, फिर प्रॉब्लम को पहचानना, फिर उसका निदान और फिर उपचार या फिर मार्गदर्शन, काउंसलिंग सेशन करने में ही इतने टाइम लग जाता है। तो ये जो विधि है ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके दोष पर। अब हर विधि तो कोई भी चीज़ आपने सुना होगा, कोई चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है, हर किसी में दोष होता ही है। तो यहाँ पर भी इसके दोष हैं, तो चलिए जानते हैं। दोष क्या है कि यह कार्य एक तकनीकी कार्य है। आप देख सकते हैं ये तकनीकी कार्य कैसे हो सकते हैं कि काउंसलिंग सेशन भी होते हैं, और काउंसलिंग सेशन में कुछ उपकरण भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए तकनीकी कार्य दिया गया है, बाइनोक्यूलर्स का उपयोग होता है, ठीक है। इसे ठीक प्रकार संपादित करने के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता रहती है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं कर सकता, सिर्फ काउंसलर ही कर सकता है, या इससे संबंधित जो भी जिन्होंने पढ़ रखा है वो ही इस स्टडी को कर सकता है, ठीक है, या जो इसे पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल में वो इस विधि को कर सकता है, ठीक है। तकनीकी कार्य है और प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता रहती है इसमें। इस विधि का क्षेत्र बहुत ही सीमित है, प्रायः समस्यात्मक बालकों के व्यवहार अध्ययन का क्षेत्र में ही इसका प्रयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत ही सीमित है, क्योंकि ज़्यादातर
जो है, जो भी प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रंस होते हैं, उन्हीं के बिहेवियर की स्टडी करने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड वन इज़, इसमें सूचना स्रोत काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में फैले होते हैं और बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप यूजुअली देखें तो 10th के बाद ही आप ये सोचने में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि जबकि आपके सामने 3 ही सब्जेक्ट हैं, ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। इन तीनों में लेने में आपको इतनी कन्फ्यूज़न होती है, तो सोचो एज अ काउंसलर उसके पास तो इतनी सारी जानकारियाँ होती है उस बच्चे के से रिलेटेड, तो वो कितना कन्फ्यूज़ होगा, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा सूचना स्रोत होते हैं इसमें, इसलिए इतनी ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना भी ठीक नहीं होता कभी कभार, ठीक है। और इस विधि में समय का प्रयोग अधिक होता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। तो अब जान लेते हैं लास्ट टॉपिक, सब टॉपिक। तो लास्ट है हमारा गुण। अब गुण क्या है वो हम जान लेते हैं कि बच्चे का व्यक्तित्व अध्ययन करके उसके व्यवहार और उसके कारणों की तह तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब बच्चे का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो जाती है, तो ये एक अच्छी बात है ना। सेकंड है हमारा समस्यात्मक और असमायोजित व्यवहार से ग्रस्त बालकों का व्यवहार कर उन्हें समायोजन में सहायता की जा सकती है। अब जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सुलझाया भी जा सकता है, उसका निदान किया जाता है, जैसे हमने उद्देश्य में जाना था, है ना। उसे सहायता पहुंचाई जाती है, सबसे बड़ी बात सहायता करना ही एक बड़ी बात होती है, तो ये एक अच्छा गुण है इसका। और थर्ड और लास्ट वन, व्यक्तिगत अध्ययन से गुप्त बातों को भी कुरेदा जा सकता है और उसे सहायता भी की जा सकती है। जो भी गुप्त बातें होती हैं जो बच्चा बताना नहीं चाहता, वो एक टाइम पर सामने आ जाती हैं, क्योंकि हम उसे खोजने लगते हैं इसलिए। और फिर अंत में उन बातों का पता लगने के बाद आप उस व्यक्ति यानी कि बालक जिसकी भी केस स्टडी कर रहे हैं उसको सहायता की जाती है, ठीक है। तो यहाँ हमारा टॉपिक समाप्त होता है, और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इसी से रिलेटेड टॉपिक जो हमने पहले पढ़े हैं वो आई बटन दबाकर पहले पढ़ें